हाँ जी, स्वागत है आप सभी का मेहनत कर हम सबके चैनल में। आज हमारा देखो हम मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरी कर रहे हैं, जिसमें हमने पूरी दिल्ली सल्तनत को पढ़ लिया है। 8 लेक्चर लगे हमें दिल्ली सल्तनत को खत्म करने के लिए। और लास्ट लेक्चर कल हमने देखा था कि फाइनली जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है तो भारत पर आक्रमण होता है मुगलों का, और मुगलों के आक्रमण का जो सबसे सर्वप्रथम जो इनका संस्थापक होता है वो होता है बाबर। एक बार हम शॉर्ट में अगर पूरा रिवीजन करें तो अगर सबसे पहले मुस्लिमों से भारत पर आक्रमण होने शुरू हुए थे तो तुर्क और अफगान से होने शुरू हुए, अरब की साइड से। अरब की साइड से सबसे पहले भारत पर आक्रमण करा था मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर उसके बाद आया मोहम्मद गजनबी और उसके बाद आया था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की संस्थापना कर दी थी 1206 में। जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा तो उसको 3 उपाधियां दी गई। कुरान खान बोला गया, लाख बख्श बोला गया और हातिम बोला गया। उसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और कुतुब मीनार बनवाया। कुतुब मीनार का उसका आइडिया कहां से आया था? तो उससे पहले अफगानिस्तान में सेम ऐसी एक मीनार थी जिसका नाम था जाम मीनार। इसके जो गुरुजी थे उनका नाम था बख्तियार काकी। इसी के समय में बख्तियार खिलजी जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ देता है। हमने उस क्लास में समझा था क्यों तोड़ देता है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा रहा था, जबकि इनकी प्रायोरिटी होती है कि सारे धर्मों का विनाश करके जिस जगह ये जा रहे हैं वहां पर इस्लामियत को फैलाएं। 1210 में चौगान खेलते हुए उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद 1 साल के लिए उसका बेटा गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है वो अपने आप को सुल्तान घोषित करता है, खिलत की डिग्री लेता है। उससे पहले बदायूं का सूबेदार होता है। गद्दी पर बैठने के बाद 1215 में उसका तराइन का तीसरा युद्ध होता है, जहां पर वो याल्दोज को हरा के सारे अपने कॉम्पिटिटर को हरा के ठंडे दिमाग से गद्दी पर बैठ जाता है। वो न्याय व्यवस्था अच्छी करने के लिए लाल वस्त्र प्रणाली चलाता है, 40 दल का निर्माण करता है। उसके बाद मकबरे और गुंबदों को सबसे पहले अगर भारत में कोई बनाने का शुरुआत करता है तो वो इल्तुतमिश करता है। ये अच्छे से ध्यान रखना। वो चांदी के टंके और तांबे के जीतल 2 तरीके के भारत में सर्वप्रथम सिक्के चलाता है। उसी के समय जलालुद्दीन माकबर भी भारत भाग के आता है, क्योंकि उसके साम्राज्य पर चंगेज खान अटैक कर देता है। जब ये बात इल्तुतमिश को पता चलती है तो इल्तुतमिश इसको अपने यहां पर शरण नहीं देता और हटा देता है। क्यों हटा देता है, क्यों भगा देता है, शरण नहीं देता, वो हमने वहां पे समझा था। अब उसके बाद जब इल्तुतमिश का समय लगभग करीब आ रहा होता है, जब वो बूढ़ा होने लगता है, तो वो देखता है कि मैं अपने आने के बाद, मेरे मरने के बाद ऐसा कौन सा राजा हो जो आना चाहिए। तो वो देखता है मेरे कोई भी बेटे में वो वाली विशेषताएं नहीं है जो मैं इनको अगला सुल्तान घोषित करके जाऊं। लेकिन जो उसकी बेटी होती है रजिया सुल्तान, उसमें वो सारे लक्षण होते हैं जो एक राजा में, एक सुल्तान में होने चाहिए। इसलिए अपने जीवन काल में इल्तुतमिश अपनी अगला जो गद्दी का हकदार बना के जाता है वो रजिया सुल्तान को बना के चला जाता है। उसके बाद रजिया सुल्तान बैठती है। शुरू में मलिक याकूत से उसके प्रेम संबंध चलते हैं, फिर वो अल्तुनिया से जब हार रही होती है तो वहां पे उससे प्रेम संबंध बना लेती है, शादी का उसके पे ऑफर दे देती है। और उसके बाद हरियाणा के कैथल में 40 दल उसकी मृत्यु करा देते हैं। फिर लगभग 20-25 साल शासनकाल 40 दलों के बिल्कुल हाथ में घूमता है। एक तरह से वो 40 दल का ही काल कहलाता है। फिर उसके बाद बलबन आता है। बलबन रक्त एवं लौह की नीति अपनाता है। इतनी सिजदा, इन 40 दल को सबक सिखाने के लिए सजदा और पैबोस की रस्में चलाता है। रक्त एवं लौह की नीति के तहत सबको मारकाट व्यवस्था सुधारता है, बाजार की व्यवस्था सुधारता है, अपने आसपास के विरोधियों को अपने काबू में करता है। और फाइनली बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का खात्मा हो जाता है। और फिर आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन जब गद्दी पर बैठते हैं तो वो जनता के हिसाब से शासन करते हैं, लेकिन वो अपने भतीजे को दक्षिण भारत भेजते हैं। दक्षिण भारत में देवगिरी, और देवगिरी से वापस आते हुए अलाउद्दीन खिलजी उनको मार देता है। और मारने के बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला राजा बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो उसके बाद सबसे पहले वो गुजरात का अभियान करता है। फिर रणथंभौर में वो हमीर देव से लड़ता है। गुजरात में हमने बताया कि देखा वो कर्णदेव से लड़ता है। वहीं से उसको चंद्राम नामक मलिक काफूर मिलता है 1000 दिनार में, जिसको नुसरत खान लाता है। फिर वो मेवाड़ के रतन सिंह से लड़ता है। उसके बाद मलिक काफूर को वो दक्षिण भारत भेजता है। दक्षिण भारत में हमने देखा वो पहले सबसे पहले जाता है कर्णदेव के बाद वहां पर रायकरण को हराता है। फिर उसके बाद प्रताप रुद्रदेव को हराता है। फिर नीचे आता है, पीछे रामचंद्र देव से जीतता है। फिर नीचे मदुरै तक पूरा जीत के चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे सामाजिक सुधार करता है। ये एक नए धर्म चलाना चाहता था, लेकिन ये धर्म चल नहीं पाता, उलेमा मना कर देते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली, अगर सबसे पहले कोई एमआरपी फिक्स करता है वो अलाउद्दीन खिलजी होता है। सेनाओं की वेशभूषा लगाता है। अमीरों के मिलने पे क्या कर देता है, पूरी तरह प्रतिबंध लगा देता है। अगर अमीर वर्ग के लोग शादी भी करते थे तो अलाउद्दीन से पूछ के ही कर सकते थे।
थे, ये सारा हम देखते हैं। और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय ये बहुत कमजोर हो जाते हैं और एक दिन मौका देख के गाजी मलिक जी जो आगे जाके गयासुद्दीन नाम के कैसे गद्दी पर बैठता है, इनको मार के, खिलजियों को पूरी तरह मार के, बीच में खुसरो खान भी आता है, वहां भी हमने समझा, और फिर बैठ जाता है गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश खत्म हो जाता है, फिर आता है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक अपने समय में अपने बेटे को तेलंगाना भेजता है। तेलंगाना जब वो जीत के आ जाता है तो उसके बेटे का नाम जौना खान होता है। जौना खान क्योंकि जीत के आ जाता है इसलिए उसको आके उपाधि दी जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, और उस समय तेलंगाना का नाम बदल के रख दिया जाता है सुल्तानपुर। फिर हमने देखा वो जरा एक बार गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जाता है, और जब बंगाल से आ रहा होता है तो अफगानपुर में उसकी महल गिरने से मौत हो जाती है। फिर गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है। इतिहास का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर होता है क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी कर देता है जिसकी वजह से इसको सबसे ज्यादा कोसा जाता है। जैसे हमने देखा खुरासान के युद्ध में इसकी जो प्लानिंग होती है वो खराब, सांकेतिक मुद्रा चलाता है, दौलताबाद राजधानी लेके जाता है, इस सारे प्लान इसके बुरी तरह खराब हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है तो इन सारे सुधारों को करता है। सामाजिक सुधार अगर दिल्ली सल्तनत में कोई सबसे ज्यादा करता है तो वो फिरोज शाह तुगलक है। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर बोला गया। पढ़ा था हमने, यही है। अब देखो जब हम प्राचीन भारत पढ़ते, हमने देखा था वहां पे जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए थे हर जगह। उसमें से एक अभिलेख हरियाणा में टोपरा में लिखवाया था और एक यूपी में। फिरोज शाह तुगलक दोनों के दोनों अभिलेखों को ले जाके दिल्ली में स्थापित करवा देता है, बहुत सारे काम करता है। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद उसका बेटा सुल्तान महमूद बैठता है। उस समय तैमूर लंग भारत पे आक्रमण कर देता है 1398 में, और फिर 1405 में उसकी मौत हो जाती है। 1414 तक जैसे तैसे तुगलक वंश जाता है, लेकिन बाद में खिजर खां उसको हरा के सैयद वंश की स्थापना कर देते हैं। सैयद वंश का कार्यकाल बड़ा अभावों में बीतता है क्योंकि उनका क्षेत्रफल बहुत कम रह गया, चारों तरफ से अटैक ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उनका कार्यकाल ज्यादा नहीं रह पाता। इस वंश में मेनली 3 राजा हमें याद रखने होते हैं, कल हमने रिवीजन भी करा था। खिजर खान, उसके बाद महमूद शाह, और उसके बाद अलाउद्दीन आलम, और लास्ट में आ जाते हैं लोधी। लोधी में बहलोल लोधी होता है, उसके बाद सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1504 में आगरा की स्थापना करता है, ये हमने पढ़ लिया था। और साथ में वो एक पैरामीटर जमीन नापने के लिए शुरुआत करता है जिसको हमने क्या बोला था, गज ए सिकंदरी। और उसके बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठता है जिसको 1526 में मुगल से बाबर आता है और बाबर इब्राहिम लोधी को मार के गद्दी पर हकदारी अपनी पेश करता है। ठीक है, ये पूरा दिल्ली सल्तनत का शॉर्ट में रिवीजन था जिसको हमने 8 क्लासेस में बहुत ही अच्छे ढंग से समझा। अब देखो हम पढ़ना शुरू करते हैं कि मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य भारत में क्यों आया, कुछ कारण रहे होंगे, है ना। अब देखो सबसे पहले समझो कि बाबर भारत की तरफ रुख क्यों करता है 1526 में, जबकि इसका जन्म तो 1484 में ही हो गया था। ठीक है, तो हम बाबर के बारे में अच्छे से समझते हैं। बाबर, ठीक है, बाबर कौन से वंश की स्थापना करता है भारत में, मुगल वंश की। दिल्ली सल्तनत को हटा के मुगल वंश की स्थापना करता है। इसके पिताजी का नाम होता है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा थोड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए हम ये याद कर रहे हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। माता का नाम था कुदलुत निगार खान। कुदलुत निगार खान, कुदलुत निगार खान। देखो, और इसकी जो दादी थी उनका भी थोड़ा महत्वपूर्ण इसमें कई बार पूछ लिया जाता है। जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, क्लासी चपरासी, गैंगकर्मी, रेलवे वगैरह, उनमें पूछ लिया जाता है। एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम इनकी दादी जी होती हैं। ठीक है, अब देखो इसका जन्म कब हुआ है, 14 फरवरी। डेट तो इसने बढ़िया चुनी है, वैलेंटाइन डे वाले दिन जन्मता है, और 1484 में। कहीं 1482 कहीं 1484 है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन सा कार्यकाल चल रहा था जब ये पैदा हुआ, लगभग 1484 हुआ। ठीक है, अब देखो इधर 1405 में तैमूर लंग की हो जाती है मृत्यु, और तैमूर लंग की मृत्यु के बाद मंगोल वंश टूटना शुरू हो जाता है। मंगोल वंश टूटना शुरू हो जाता है क्योंकि तैमूर के समय मंगोल का इतना विस्तार हो गया था, इतना बड़ा साम्राज्य बन गया था कि तैमूर के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए वो इतने बड़े साम्राज्य को चला नहीं पाए। तैमूर ने तो जबरन जा जाके सबको जबरदस्ती अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और तैमूर से क्योंकि सब डरते थे इसलिए उन्होंने तैमूर की बात मानी। लेकिन तैमूर के मरने के बाद जो उसके बेटे हुए वो इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए जो तैमूर से डर के उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर रखी थी, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
तो अब मंगोलों का साम्राज्य बिखर के छोटा होने लगा। एक समय ऐसा है कि इस समय तक मंगोल कई पार्ट्स में टूट गया, और मंगोल के टूटने के बाद अगर सबसे बड़े कोई 3 वंश पनपे तो एक था उस्मानी या उज्बेक, ठीक है, एक था उस्मानी, दूसरा था सफवी वंश, ठीक है, और तीसरा था उज्बेक। ये 3 वंश ऐसे थे जो मंगोलों के बिखरने के बाद अपने वेस्ट साइड में इन्होंने आतंक बचाया, और अब मंगोली की जगह लेने के लिए ये आपस में लड़ रहे थे कि कौन पूरे साम्राज्य का राजा होगा। ये तीनों आपस में लड़ते रहे, ठीक है। तो जो आज का उज्बेकिस्तान है, वहां पर एक जो उज्बेकिस्तान को उस समय कंट्रोल कर रहा था, वो कर रहा था बाबर, ठीक है। अब देखो बाबर के बारे में थोड़ा समझो। ये तो माता पिता चाचा ताऊ के नाम हो गए, ये सब किसी काम के नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो अब समझो, ये हमारा भारत है, इधर ये पड़ेगा लाहौर और पेशावर वाला एरिया, नीचे पड़ेगा सिंध, ठीक है, इधर बीचम बीच लगभग पड़ता है मुल्तान। ये पाकिस्तान, इधर आ जाओगे तो इधर पड़ेगा काबुल कंधार, ठीक है। इससे इधर आ जाओगे तो ये पड़ेगा समरकंद, ये सब एरिया भी आपके सामने आएंगे, और इससे इधर आ जाओगे तो ये खुरासान वाला एरिया हो गया, ठीक है, खुरासान वाला एरिया हो गया। ये नक्शे से आपको थोड़ी चीजें समझ आएंगी, खुरासान। और यहां ऊपर है उज्बेक, ठीक है, यहां ऊपर उज्बेक होता है, इधर ईरान इराक ये सब ये इधर ही है, खुरासान वाले एरिया में ही है, ठीक है। अब देखो ये सब मंगोलों का था पहले, यहां सब पे आके मंगोलों ने क्या कर लिया था, कब्जा। मंगोलों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन तैमूर के मरने के बाद ही ये सब अलग अलग होने लगे, ठीक है। और उज्बेक की शक्ति जो सारी आ गई, वो आ गई बाबर के हाथ में। किसके हाथ में, बाबर। इधर वाला एरिया ले लिया उस्मानियों ने, ठीक है, और इधर आ गए उज्बेक, ऊपर उज्बेक तक ये लोग आ गए। अब ये आपस में लड़ रहे हैं कि इस पूरे साम्राज्य का राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, और आपस में इनमें मारकाट हो रही है, सब में बुरी तरह मार काट रहे एक दूसरे को, ठीक है। इतने ही कुल 12 साल की उम्र में बाबर, 12 साल की उम्र में अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है, अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है फरगाना। कुल 12 साल की उम्र में फरगाना जीत लेता है बाबर। इमेजिन कीजिए 12 साल की उम्र क्या होती है। हम जैसा तो कंचे खेल रहा है, उल्टे सीधे शर्ट बाहर निकल रही है, बटन टूटा पड़ा है, पिट रहे, नालियों में हाथ दे रहे हैं, हम तो ये कर रहे थे 12 साल की उम्र में। भाई बाबर 12 साल की उम्र में फरगाना जीत लेता है, ठीक है। और फरगाना जीतने के बाद, अफगानिस्तान में जगह पड़ती है फरगाना जीतने के बाद समरकंद को जीतना चाहता है। ये जाता है और ये समरकंद भी जीत जाता है, ठीक है। लेकिन समरकंद जीतने के बाद ये काबुल चला जाता है, तो जितने बेचारा काबुल जाता है इतने समरकंद इससे छीन लिया जाता है। ये इनमें 50 बार डिस्टर्बेंस होता है कि कभी इधर से बाबर को पड़ रही है, कभी इधर से बाबर इनको मार रहा है, कभी इधर से पड़ रही है। ये आपस में उलझे रह जाते हैं। किस लिए कि इस साम्राज्य पर अधिकार कौन करेगा। हर कोई पावरफुल बनना चाहता है। आज देखिए ना पीएम की ओर के लिए राहुल गांधी क्या क्या कर रहा है, लेकिन कभी नहीं बन पाएगा। सेम ऐसी मंगोलों की जगह लेने के लिए आपस में लड़ रहे हैं कि कौन शक्ति अपने हाथ में लेगा, कौन शक्ति। सेम भारत में उस समय क्या हो रहा है, यहां बैठा है लोधी वंश, ठीक है, और ये जो राजस्थान वाला एरिया है, यहां पर इस समय मेन सबसे बड़े कोई राणा चल रहे हैं, तो वह है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा चाह रहे हैं कि हम दिल्ली पे कब्जा कर लें। और तो और इसका पंजाब का एक बहुत बड़ा सूबेदार था जिस समय इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा था। कौन? इब्राहिम लोदी। उस समय पंजाब का जो सूबेदार था वो था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी कहीं ना कहीं ये भी अपने पैर पसार रहा था। ये सोच रहा था दौलत खान लोदी कैसे चल कपट से इब्राहिम लोदी को मारा जाए और मैं दिल्ली की तख्ती ले लूं। इधर राणा सांगा इसको धीरे धीरे राणा सांगा अपना विस्तार कर रहे थे, उनकी दिल्ली पर नजर थी, ठीक है। इधर बाबर परेशान था। बाबर जीतना चाहता है लेकिन बार बार जीत लेता है, जैसे ऊपर जाता है उससे इधर से छीन लिया जाता है। कभी बाबर इनके साथ मिलके तीसरे ग्रुप से युद्ध करता है तो वो साथ दे देता है, लेकिन साथ देने के बाद वो बाबर को ही हटा देते हैं। बहुत उथल पुथल मच रही थी भारत में भी और इधर भी, ठीक है। तो जब हर जगह इतनी उथल पुथल मचे तो समझो कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हर जगह लड़ाई कटाई का माहौल था उस समय। 15वीं शताब्दी सदी की बात है। अब बाबर चाहता है कि यार मैं यहां तो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ हूं,
मुझे कुछ ना कुछ ऐसी सेफ जगह देखनी पड़ेगी जहां पर जाके मैं सुरक्षित हो जाऊं। और भारत के उसने बहुत चर्चे सुने थे। वो कह रहा था कि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था ये कि मैं भारत कब ना जाऊं, मतलब वो भारत में आक्रमण करने के लिए बड़ा ही क्या था, उत्सुक, क्योंकि उसने भारत की जो अपरम धन दौलत है उसके बारे में इतना सुना था, पूछो मत। तो मौका चाह रहा है कि कैसे भी उसको भारत में एंट्री मिल जाए। और ऊपर से यहां पर इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस है कि बाबर अपने परिवार के साथ सेफ नहीं रह सकता। ऊपर से बाबर ने जितने एरिया अपने कब्जे में कर रखे थे ना, वो सारे एरिया थे अफगानिस्तान के। आप अफगानिस्तान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो वहां पे सिर्फ पहाड़ हैं। आज भी देखेंगे अफगानिस्तान में अफीम होता है। तो अफगानिस्तान का जो एरिया है ना वहां पे पहाड़ ही पहाड़ है, खेती लायक कोई बहुत अच्छी जमीन नहीं है। तो टैक्स कलेक्शन बहुत कम था। तो बाबर पे इतना भी पैसा नहीं हो पाता था कि अपने परिवार के खर्चे कर ले और साथ में अपनी सेना को महीने का वेतन दे दे। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि वो एक ऐसे साम्राज्य को कंट्रोल करना चाहता है जहां पे धन दौलत बहुत हो। और उसने बहुत समय से चर्चे सुन रखे थे भारत के कि भारत निकट ही एक ऐसा देश है जिसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात अपरंपार है। तो बाबर को ये चीज जो है बहुत ज्यादा आकर्षित करती है भारत की तरफ। अब 1526 में वो घड़ी आ जाती है जब बाबर भारत में पूरी तरह पैर पसारने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले ये कई बार आसपास के एरिया को जीतता है, भारत के डायरेक्ट एंट्री भारत में नहीं करता। जब भी थाली में खिचड़ी अगर खा रहे हो तो खिचड़ी गर्म होती है ना, तो फायदा क्या होता है कि कोने कोने से हटा हटा के खाओ। अगर एकदम सीधा बीच में घुस जाओगे तो हाथ जल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, साइड से खाते हैं। सीधा अगर यहां से सेंट्रल भारत में घुस जाओगे तो पिटोगे। धीरे धीरे साइड से छोटा छोटा भारत पहले जीतने की कोशिश करो। जब तुम छोटे छोटे साम्राज्य जीत जाओगे तब सेंट्रल भारत पर अटैक करो। बाबर ये बहुत अच्छी तरह जानता था। तो बाबर पहले ये जो छोटे छोटे यहां पर एरिया थे इनको जीतता है, ठीक है। और दौलत खान ये जो लोधी है, इसी से भीड़ा का किला, बहुत ही मजबूत किला था उस समय, ये पंजाब की साइड भीड़ा का किला, बाबर इसको जीत लेता है। कौन जीत जाता है? बाबर। किससे जीत जाता है? दौलत खान लोधी से। और जब दौलत खान लोधी देखता है कि बाबर से मेरी पार नहीं बनेगी तो बाबर को यह किला दे देता है। अब बाबर धीरे धीरे ये साइड के एरिया जीत के अपनी स्थिति मजबूत करने लगता है, ठीक है। साथ में वो इधर भी हालात मेंटेन रखता है और उसको जो मेनली अब अटैक करना है वो कहां करना है? दिल्ली पे। अब देखो यहां गद्दी का इतना झोल हो जाता है कि दौलत खान लोधी बैठना चाहता है गद्दी पर, इधर से राणा सांगा दिल्ली की गद्दी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अच्छा, इधर उस समय मालवा था, नीचे क्या था? मालवा में इब्राहिम लोधी ने अपने छोटे भाई को बैठा रखा था जिसका नाम था महमूद लोधी। महमूद लोधी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये विचार आ रहा है कि मेरा बड़ा भाई हटे और भारत की जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी है दिल्ली, उस पर मैं बैठूं। ये क्या करते हैं, ये जानते थे कि डायरेक्टली इब्राहिम लोधी से लड़ेंगे तो पंगा हो जाएगा। तो इन्होंने बाबर से बोला कि बाबर तू भारत आ और इब्राहिम लोधी को मार। महमूद लोधी क्या सोच रहा है कि जैसे ही दिल्ली की तख्ती खाली होगी मैं जाके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाऊंगा। दौलत खान लोधी सोच रहा है मैं बैठ जाऊंगा। राणा सांगा सोच रहे हैं हम बैठ जाएंगे। उनको लग रहा है कि बाबर तो उस जगह खुश है, बस यहां धन दौलत के लिए लूट लाट के आएगा, मारेगा, लूट लाट के चला जाएगा। लेकिन बाबर उधर खुद परेशान था। वो तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ ऐसी जगह ढूंढ ही रहा था कि मेरे को मिल जाए। और 1526 में जैसे ही उसको हम सब ने न्योता दिया कि भारत आ और इसको मार, जितनी धन दौलत है तू ले जा और फिर ले जाके वहां चला जा, गद्दी खाली हो जाएगी, गद्दी पर हम लड़ झगड़ के आपस में बैठ जाएंगे। जब भी आप अंदरूनी मामलों में किसी बाहर के बंदे को बुला लोगे, रायता फैलना ही फैलना है, ठीक है। इतिहास सिर्फ हमें इतिहास नहीं पढ़ाता, ये जीवन जीने का नजरिया सिखाता है। इमेजिन कीजिए अगर बाबर भारत ना आया होता तो उस समय सबसे बड़ी शक्ति थे राणा सांगा। तो मुगलों की जगह भारत पर किसी का अधिकार होता तो वो मेवाड़ का होता, फिर राणाओं का होता। लेकिन हमने किसी बाहर के को बुलाया, सारे के सारे आग में घींच लग के चला गया वो, ठीक है। हुआ क्या? 1526 में युद्ध हुआ।
1526 में युद्ध हुआ। अब देखो कई बार लगता है कि क्या डायरेक्ट बाबर 1526 में आ गया था? नहीं, 1526 में वो डायरेक्ट भारत नहीं आया। उसने आसपास के एरिया जीतने शुरू करे। वो समरकंद जीता, वो लाहौर जीता, वो बाजौर जीता, बाजौर एरिया पड़ता है, ठीक है, वो भीड़ का किला जीता। इन सबको आसपास जीत के फाइनली 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई लड़ी। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, पहला युद्ध। और पानीपत के पहले युद्ध में उसने ललकारा किसको? इब्राहिम लोदी को, कि आजा चल गद्दी के लिए लड़ते हैं। और इब्राहिम लोदी बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरे घर के पास आके मुझसे कोई लड़ रहा है। देखिए आप भी अगर घर में और घर के आसपास आपको कोई मारेगा तो आपके पड़ोसी आपके साथ हैं, तो आपका दुश्मन हो सकता है पिट के चला जाए। तो इब्राहिम लोदी को कॉन्फिडेंट था कि मेरे पास आके लड़ रहा है ना, तो यहां की आसपास की जनता मेरा समर्थन करेगी, सैनिक मेरा समर्थन करेंगे। बाबर इतनी बड़ी आर्मी लेकिन नदियां पार करके कैसे आएगा? लेकिन बाबर बहुत होशियार था। इससे पहले तक भारत में तोप लेके कोई भी नहीं लड़ा था, बारूद की लड़ाई कोई नहीं लड़ता था। हमारे यहां तो सारे राजा छैनी हथौड़ा पिलास ले लिया, पेचकस ले लिया, लाठी डंडा ईंट पत्थर ले लिया, लड़की वड़की ने बाल नोच लिए एक दूसरे के, ऐसे लड़ाई होती थी। लेकिन बाबर फर्स्ट टाइम तोप लेके आया था। यह बात इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं थी कि लड़ाई बारूद से होने वाली है। अब आप कितने ही बहादुर क्यों ना हो, तोप के आगे आपकी बहादुरी धरी रह जाएगी, है ना। बाबर जानता था कि मेरी आर्मी बहुत कम है पानीपत के युद्ध में और सामने वाले की आर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां पर इसके लिए रिलीफ की बात क्या थी कि बाबर के साथ यहां पर दौलत खान लोदी था, जो गद्दी के लिए बुला रहा है, दौलत खान लोदी, ठीक है। बाबर के लिए यहां पर महमूद लोदी भी साथ दे रहा था, कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई को ही मरवा रहा था, और राणा सांगा भी। ये सब बाबर के साथ थे। तो बाबर को थोड़ी तसल्ली थी कि हां भारत में बाकी की जो पावर्स हैं वो मेरे साथ हैं, तो मैं इब्राहिम लोदी को आराम से हरा दूंगा। बाबर आता है, इधर से इब्राहिम लोदी जाता है। बाबर एक युद्ध से टेक्निक, मतलब एक टेक्निक से युद्ध लड़ता था, जिस टेक्निक को बोला गया तुगलमा नीति या तुगलुमा नीति। जिस नीति से बाबर युद्ध लड़ता था उस नीति को हम क्या बोलते थे? टेक्निक होती थी बाबर के युद्ध लड़ने की, जिसको हम क्या बोलते थे? तुगलुमा नीति। ये इसमें क्या करता था? मान के चलिए सामने वाले की आर्मी आ रही है, ऐसे सामने से आर्मी भाग के आ रही है, ये अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज करता था ऐसे ऐसे। इसकी आर्मी होती थी ऐसे सेमी सर्कल शेप में। अब ये जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहां से ये घेरेंगे, यहां से ये घेरेंगे, सामने से ये घेरेंगे। विपक्ष की जो आर्मी है वो तीन साइड से घिर जाएगी, उनको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। और बाबर की इस नीति को हम बोलते थे तुगलुमा नीति। इसी युद्ध में ये सबसे पहले इसने तोप और बारूद का इस्तेमाल किया। एक तो आप तीन साइड से गिर रहे हो, ऊपर से पीछे से चलेंगी तोप। बाबर की युद्ध नीति देखिए, जो तोपची हुआ करते थे, इसके जो तोप चलाया करते थे, उनको ये पीछे ही रख दिया करता था, जिससे किसी को पता ही ना चले कि ये तोप लेके आया है। जब तीन साइड से अटैक हो रहे हैं तो पीछे से तोप भी इस आर्मी को मारा करती थी। इस आर्मी को समझ ही नहीं आता था इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इन्होंने तो तोप के गोले कभी देखे ही नहीं थे। इससे पहले तक इन्होंने चक्कू, छैनी, प्लास, इन सबसे लड़ाई लड़ी थी। और जब इतनी अच्छी टेक्निक से बाबर युद्ध लड़ता है तो जीत तो तय थी। 1526 के युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर जीत जाता है। बाबर की क्या हो जाती है? बाबर की जीत। कौन सी नीति से लड़ता है ये? तुगलुमा नीति। ये कई बार पूछी जाती है, ठीक है। कई बार इसको उस्मानी नीति भी बोलते थे। उस्मानी नीति। क्यों बोलते थे उस्मानी नीति? क्योंकि हमने बताया अभी वेस्ट में एक वंश था उस्मानिया वंश अपनी साइड जितने भी युद्ध लड़ता था वो इस नीति से ही लड़ता था। और ये नीति बाबर वहीं से सीख के आया था, जो भारत में आके उसने अप्लाई करी। हमारे यहाँ के सारे, उससे पहले दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तान बैठे घोड़े पे 5-6 हजार की आर्मी के बीच में, बाकी आर्मी आगे चल रही है, घोड़े पे बैठ के तलवार लेके चल दिए लड़ने। ना कोई टेक्निक है, ना कोई कुछ है। नीति से युद्ध होते हैं ना। बाबर पूरी नीति के प्लानिंग के साथ आया। और जब बाबर जीता
उसके बाद जो इसने देखा, ओए होए पैसा ही पैसा, मजा आ गया। तो ये अपार धन दौलत लूटता है, बहुत पैसा लूटता है, और ये सारा पैसा लूट के चला जाता है काबुल। सारा पैसा लूट के कहां चला जाता है? काबुल। राणा सांगा को लगता है कि हमारा प्लान हो गया सफल। बाबर आया, इब्राहिम लोदी को मार दिया और चला गया दोबारा काबुल। दिल्ली की गद्दी अब खाली। उधर दौलत खान लोदी सोच रहा है कि दिल्ली की गद्दी अब खाली। उधर महमूद लोदी सोच रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी अब खाली। बाबर जाता है बहुत सारी धन दौलत लेके वापस काबुल, क्योंकि उसकी काबुल बहुत फेवरेट जगह थी शुरू से ही। काबुल से उसका शुरू से ही लगाव था, जुड़ाव था, बचपन उसका काबुल के आसपास ही बीता था। तो सबसे अच्छी जगह जो बाबर को लगती थी वो काबुल। इसलिए जब पानीपत का वो पहला युद्ध जीतता है तो वो काबुल जाता है और इतनी धन दौलत भारत से लूट के लेके जाता है कि काबुल के हर एक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का बंटवाता है, सो दैट काबुल में थोड़ी सी गरीबी कम से कम मिट चुके। कम से कम मान के चलिए बाबर की जो फेवरेट जगह है वहां तो कम से कम गरीबी मिटे। जैसे मोदी जी हैं, गुजरात के हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा तरक्की होती है, देखिए आप, ठीक है, बड़ा पाव करके पागल बना देते हैं वो, समझे। अब जब ये चला जाता है काबुल, तो काबुल एक ऐसी जगह थी, हमने अभी मैप में देखा, जो चारों तरफ खतरों से घिरी हुई थी। वहां बाबर सेफ नहीं था, उसके परिवार को वहां पर सेफ्टी कौन देता? काबुल एक पहाड़ी एरिया, वहां पे किसानी अच्छी नहीं, सिर्फ अफीम की खेती, ऊपर से आप चारों साइड से घिरे हुए हो, आप पे टैक्स कलेक्शन नहीं है, आप आर्मी को वेतन कहां से दोगे? तब 1526 के बाद 1527 में, एक साल बाद, वो निर्णय लेता है कि मैं भारत वापस जाऊंगा और मैं भारत में ही बसूंगा। जैसे ही वो ये निर्णय लेता है, तार छिड़ जाते हैं किस किस के? राणा सांगा के, महमूद लोदी के, दौलत खान लोदी के, क्योंकि ये तीनों तो गद्दी के लालच में बैठे थे। अब अगर बाबर आएगा तो इन तीनों को दिल्ली की गद्दी नहीं मिलेगी। जैसे ही 1527 के शुरुआत में बाबर ने यह घोषणा करी कि मैं काबुल नहीं बैठ के मैं भारत में ही आके शासन करूंगा, इन तीनों ने खुली चेतावनी दे दी बाबर को कि ऐसे कैसे? बाबर ने बोला, यार अभी तो तुमने खुद बुलाया था मेरे को, और अब मैं बोल रहा हूं गद्दी पे बैठूंगा तो तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो कि युद्ध करना पड़ेगा, ये क्या बात हुई? तो इन्होंने बताया, भाई हम तो गद्दी के लिए बुलाया था ना तुझे ऐसी थोड़ी नहीं बुलाया था। बिना, जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको बिना वजह याद करेंगे, मतलब कोई वजह नहीं होगी तब भी वो आपके साथ रहेंगे, वरना तो सब आपके साथ है किसी ना किसी वजह से, है ना। तो जनरली अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो बिना किसी कारण आपके साथ है, कभी भी उनको निराश मत करना, ठीक है। अब बाबर समझ गया कि यार इन्होंने मेरा फायदा उठाया, गद्दी के लिए इन्होंने मुझे बुलाया था और राजाओं को मरवा दिया, अब ये गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बाबर जानता था मैं काबुल में भी शांति से नहीं रह पाऊंगा, खतरा बहुत है, इसलिए बोलता है ठीक है लड़के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि काबुल में तो और ज्यादा परेशानी थी। तो 1527 में उसका हो जाता है युद्ध दोबारा इनसे, ठीक है। अब देखो 1527 का युद्ध पढ़ो। 1526 में हमने क्या पढ़ा? पानीपत का पहला युद्ध होता है, और पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को वो हरा देता है, वापस चला जाता है काबुल। जब काबुल जाता है तो वहां पर आंतरिक खतरों को देखते हुए वो 1527 में भारत आने का निर्णय करता है, और जब भारत आने का निर्णय करता है तो पंगा हो जाता है उसका राणा सांगा से, मेनली राणा सांगा, क्योंकि उस समय राणा काफी हद तक आगे बढ़ रहे थे, आगरा तक का एरिया लगभग सांगा अपने पास ले चुके थे, पैर पसार रहे थे वहां तक के एरिया में। तो बाबर देखता है सबसे पहले तो मेरे पे एक लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे समतल मैदान ना हो, प्लेन ग्राउंड ना हो, क्योंकि प्लेन ग्राउंड में आप छिपेंगे कहां? इमेजिन कीजिए ना, आप प्लेन ग्राउंड में कहां छुपेंगे? सीधा दिख जाएंगे आप सामने। तो उसने एक ऐसा एरिया चुना जहां पर उथल पुथल ज्यादा हो, जहां पर मैं अपने सैनिकों को पीछे कहीं छुपा दूं। इसलिए उसने आगरा से 30-40 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है खानवा, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध किस किस में हो रहा है? बाबर, और मेनली खानवा के युद्ध को जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे राणा सांगा, राणा सांगा,
ठीक है, कहां हो रहा है? खानवा में, खानवा में हो रहा है। खानवा कहां पड़ता है? आगरा से 30-40 किलोमीटर दूरी खानवा पड़ता है। अब देखिए, हमारे राजस्थान में क्या पूरे भारत में हथियार हुआ करते थे बहुत भारी, तलवार भाले इतने भारी होते थे कि उनको उठा के चलाने में अच्छा खासा समय लग जाया करता था। ठीक है, दूसरा, भारत की उस समय तक की सबसे बड़ी जो गलत नीति थी वो ये कि हम हाथियों पे बैठ के लड़ते थे, जबकि ये लोग तोप लाते थे और साथ में इनके पास घोड़े बहुत हुआ करते थे। अरबी घोड़े, अरबी घोड़े आज भी फेमस है, अरब साइड के घोड़े, जो अरब क्षेत्र के जो घोड़े हैं, इनके पास घोड़े हुआ करते थे और श्रेष्ठ घोड़े, युद्धों के लिए श्रेष्ठतम घोड़े इनके पास हुआ करते थे। घोड़ा तेज भागता है, वो तुरंत मूवमेंट इधर उधर कर देगा। आप हाथी पे बैठ के कैसे युद्ध लड़ लेंगे? ऊपर से अगर आप घोड़ों के बीच में हैं तो आप दिख नहीं पाएंगे, हाथी पे तो आप अलग ही दिख जाओगे, आपको मारना आसान हो जाएगा। घोड़े के अगर 5000 की सेना में आप बीच में चल रहे हैं तो आपको ढूंढना मुश्किल है, लेकिन 5000 घोड़े और उस बीच में आप हाथी पे बैठे हैं तो आप तो अलग ही दिख जाएंगे। और हमारे सारे राणा हाथियों पे बैठ के लड़ते थे। दूसरा सबसे बड़ा हमारे यहां 7 कमियां थी ये। तीसरा, हम तोप बारूद से बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। तीसरा, चौथा, हम कभी भी युद्ध टेक्निक से नहीं लड़ते थे, प्लानिंग बना के खास नहीं लड़ते थे। बाबर में ये सारी खासियत थी। अब बाबर जानता है कि इस बार राणा सांगा के साथ चंदेरी, मालवा में एक जगह पड़ती है चंदेरी, वहां से इसके साथ आ जाते हैं। वहां के उस समय राजा होते थे मेदिनी राय। मेदिनी राय, राणा सांगा की अच्छी बात थी मेदिनी राय से, तो मेदिनी राय को ही बुला लेते हैं कि भाई लड़ाई हो रही है, आ जाना। तो राणा सांगा के साथ ही आ जाते हैं। साथ में दौलत खान लोधी भी आ जाता है राणा सांगा के साथ। इसके साथ महमूद लोधी भी आ जाता है साथ में। ये वही सब हैं जो बाबर का साथ दे रहे थे 1526 में, अब बाबर से लड़ रहे हैं। अब बाबर करे तो क्या करे भाई? बाबर 1526 में जीत पाया था, इसमें अच्छी खासी भूमिका इनकी थी। भले ही बाबर कितनी युद्ध नीति से क्यों ना लड़ा हो, लेकिन मेन जो अच्छी खासी भूमिका निभाई थी, इनकी वजह से जीता था बाबर। अब यही बाबर के अपोनेंट बन गए 1527 में। बाबर ने देखा करो या मरो वाली स्थिति है भाई। काबुल में जाएंगे तो वहां और कोई हमें मारेगा, यहां अगर हम इन्हें मार देंगे तो सत्ता हमारी, हार गई तो मरेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इसकी सेना लड़ने को तैयार नहीं थी बाबर की, क्योंकि उन्हें दिख रहा था बाबर की सेना छोटी है, इन सारे लोगों की सेना बहुत बड़ी है। तो बाबर देखता है कि मेरी सेना का आत्मविश्वास कम हो रहा है, तो ये अपनी सेना का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आता है फ्रंट पे और सबको संबोधित करता है कि देखिए, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं गद्दी अब भारत पे धन दौलत लूटने के लिए आक्रमण कर रहा हूं? नहीं, मैं इस्लामियत का, जो हमारा शरीयत का कानून है, उसकी हिफाजत के लिए यहां पर लड़ाई कर रहा हूं। आज सब हमें अपनी इस्लामियत के लिए, हमें अपने पैगंबर, हमें अपने खलीफाओं के लिए ये युद्ध लड़ना पड़ेगा और हमें जीतना पड़ेगा, और हम जीत के यहां पर 110% इस्लामियत को स्थापित करेंगे। भाई जनता में करंट आ जाता है, जितनी भी सैनिक होती है, कि भाई हमारा लीडर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, हम भी। दूसरा बोल देता है कि आज के बाद से मेरे राज्य में शराब बंद। शराब की सारी पेटियां की पेटियां नदियों में गिरवा देता है, जिन घड़ों में शराब होती है सबको फुटवा देता है। ऊपर से बोल देता है सैनिकों, आप पे जितने भी प्रकार के कर लगते हैं, टैक्स लगते हैं, सारे टैक्स खत्म। उस समय सैनिकों पे टैक्स लगता था तमगा नाम का, तमगा नाम हुआ करता था उस टैक्स का। कहता है आज के बाद से तमगा खत्म, आपसे मैं कोई टैक्स नहीं लूंगा, मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, ना मैं किसी को पीने दूंगा, और हम जहां जाएंगे इस्लामियत स्थापित करेंगे। इसके लिए हमें जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद मतलब बिल्कुल शिद्दत से लड़ना पड़ेगा। आज तो हम जिहाद का टर्म ही किसी और के लिए यूज कर लेते हैं। जिहाद का मतलब होता है कि अपने धर्म के लिए पूरे शिद्दत से लड़ना। और जब ये इतना आके बोल देता है सारे सैनिकों का खून गर्म कि लाओ जी, अब तो बिना लाठी डंडे की चले जाएंगे और मारेंगे। और अगेन इस युद्ध में बाबर तुगलमा नीति को अपनाता है दोबारा। मतलब इधर से आ रही है इन सबकी सेना, और बाबर ने अपनी सेना पूरी बिछा दी है ऐसे। ये तो देखो, ये है बाबर की सेना और ये इन सब की है। और तो और ये क्या करता था, यहां पर बहुत सारी गाड़ियों को लाइन से खड़ा कर दिया करता था, लाइन से, ठीक है।
और इसके पीछे इसके तोपची बैठे होते थे, जो तोप चलाया करते थे पीछे से, तोपची। और तो और यहां पर बैठे इसके तीरंदाज, जो तीर चलाएंगे, तीरंदाज। देख रहे हो, आगे हैं पैदल सैनिक, जो वही हथौड़ी सैनिक प्लास से लड़ेंगे। इधर है इसके तीरंदाज, और फिर एक सिक्योरिटी लेयर दे रखी है गाड़ियों की, जिससे तोप को कुछ ना हो, और पीछे से चलेंगी तोप। इस नीति से लड़ा करता था बाबर, इस नीति से लड़ा करता था वो, समझे। इसके दो बहुत बड़े तोपची थे, एक का नाम था उस्ताद अली, उस्ताद अली, और दूसरे का नाम था मुस्तफा खान, मुस्तफा खान। इनका कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि बाबर के कौन दो सबसे मशहूर तोपची थे, तो वो कौन कौन थे, उस्ताद अली और मुस्तफा खान। और इस युद्ध में भी धीरे धीरे करते करते बाबर की जीत हो गई। राणा सांगा पूरी तरह इस युद्ध में मरे नहीं थे, लेकिन इतने घायल हो गए थे, इतने घायल हो गए थे कि एक तो उनका हाथ नहीं था, पैर नहीं थे, आंख नहीं थी, एक टांग नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था उनका, आंख भी नहीं थी। मतलब समझ रहे हो ना, आंख, हाथ और पैर था ही नहीं एक, और फिर भी वो युद्ध लड़ने आए, और 50 से ज्यादा घाव उन पे लगे। जब उन्हें दिखा कि मेरी हार हो गई, मतलब मैं हमारा जाऊंगा, जैसे तैसे करके वो युद्ध छोड़ के भागे, और 1527 में बाबर की जीत हुई, और फाइनली ये दिल्ली पर इसने अपना शासन स्थापित कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद इसने देखा कि मुझे अभी पूरी तरीके से भारत में सेफ नहीं था, क्योंकि इसको आसपास के एरिया से बहुत खतरा था। अब देखो इसका रीजन समझो क्यों। जब ये 1527 का खानवा का युद्ध जीता, ठीक है, तो थोड़ा मैप से समझो तब समझ आएगा। ये लगभग इतने एरिया का राजा हो गया था, बादशाह बन गया था, लेकिन इसमें आप राजस्थान को अलग हटा दो। नीचे यहां पर एक बहुत बड़ी रियासत पड़ती थी जिसका नाम था चंदेरी, और उस समय चंदेरी के जो कंट्रोलर थे, राजा थे, उनका नाम था मेदिनी राय। साथ में ये इस वाले एरिया का ठीक है राजा हो गया था, लेकिन अपना जो पूर्वी यूपी है, पूर्वी यूपी में लाइन से अफगान भरे हुए थे। अफगान हम जानते हैं, जो लोधी थे वो अफगान थे, ठीक है। तो होता क्या है, इस अफगानों को जाके कंट्रोल कर लेता है महमूद लोधी, और महमूद लोधी इन अफगानों का समर्थन पाके एक आर्मी बनानी शुरू कर देता है बाबर से लड़ने के लिए, क्योंकि गद्दी की भूख तो महमूद लोधी में भी है। और इधर बैठा है बाबर। जब बाबर यहां बैठता है, वो देखता है कि मेरे जस्ट नीचे चंदेरी है, और चंदेरी का इस समय जो राजा है वो है मेदिनी राय, और 1527 के युद्ध में वो मुझसे लड़ने आया था। इसका मतलब मेदिनी राय भी इनका दुश्मन है। तो 1526 में कहां लड़ने गया है बाबर, पानीपत। 1527 में कहां लड़ने गया है, खानवा। और 1528 में अपना नेक्स्ट टारगेट ले लेता है ये चंदेरी को। और चंदेरी में उस समय कौन बैठे हैं, मेदिनी राय। ये बात पता चलती है यहां राणा सांगा को कि बाबर का जो अगला टारगेट है वो है चंदेरी, और धीरे धीरे बाबर अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है। तो वो क्या करता है, जैसे उसको पता चलता है कि बाबर चंदेरी पे जाके आक्रमण कर रहा है, राणा सांगा अपने सारे सेनापति और अधिकारी को बोलता है कि तैयार हो जाओ दोबारा। जब एक साल पहले 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, तो मेदिनी राय हमारा साथ देने आए थे। तो अब जब बाबर उनसे लड़ने जा रहे थे, हमारा कर्तव्य है कि हम भी जाके मेदिनी राय का साथ दें। देखिए, ये होती है राजपूत की, क्या कहते हैं, दिखता है कि ये राजपूताना परिवार था, कि जब 1527 में मेदिनी राय राणा सांगा की मदद करने आए, तो आज जब मेदिनी राय खतरे में, तो क्यों राणा सांगा उनकी मदद करने ना आए। अधिकारियों ने बोला कि थोड़ा दिमाग से काम ले, तेरा एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, बाकी शरीर में तेरे 50 घाव हैं, कहां से लड़ेगा, खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। लेकिन राणा सांगा ने बोला नहीं, हमें जाना है, क्योंकि राणा सांगा तो उस समय महाराणा थे, उनके ऑर्डर को कोई बाईपास नहीं कर सकता था। तो फाइनली इनमें क्या होता है, बाबर जब इधर जाता है, तो यहां से जब राणा सांगा अपनी आर्मी लेके चंदेरी आ रहा होता है, तो बीच में उसके सारे अधिकारी मिलकर राणा सांगा को जहर दे देते हैं, और राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अधिकारी जानते थे पार नहीं पड़ेगी, बिना वजह मरेंगे, कटेंगे, क्या फायदा, बाबर मारेगा, तोप लेके आएगा। और इधर
चंदेरी के राजा जो मेदिनी राय वो अकेले पड़ जाते हैं और 1528 में बाबर इसको भी जीत लेता है, चंदेरी को भी जीत लेता है। ठीक है, अब देखिए बाबर का पंगा किससे हुआ राजपूत में, राणा सांगा से। अब ऐसे ही जैसे जैसे मुगल के बाद एक उत्तराधिकारी आता जाएगा, वैसे ही मेवाड़ में एक के बाद एक उत्तराधिकारी आता जाएगा। हमने देखा इधर अगर बाबर है तो इधर कौन है, राणा सांगा, इधर हुमायूं आएगा, इधर उदय सिंह। अकबर के समय उदय सिंह के आ जाएंगे महाराणा प्रताप हो जाएंगे, उनके बारे में अच्छे से हमने पहले भी पढ़ चुका है लेकिन और भी पढ़ लेंगे। इधर शाह जाएगा, उधर अमर सिंह आ जाएंगे, समर सिंह, ये सब चलते रहेंगे। ठीक है, तो इनका टकराव लगातार चलता रहेगा, लेकिन अकबर आके इसको दोस्त नीति में बदल देगा, सबको जाके राजपूतों को अपना दोस्त बना लेगा। ठीक है, जबकि बाबर लड़ा। अब बाबर जानता है कि मैंने लगभग इतने एरिया पे तो कंट्रोल कर लिया है और सांगा को जहर देके मार दिया गया है, लेकिन उसको अब भी इस साइड से खतरा था, क्योंकि इस साइड का हाथ जो शासन था किसके पास था, महमूद लोदी। और महमूद लोदी को कहीं ना कहीं गद्दी का लालच था, और बाबर भी जानता था कि बाबर खुद एक तुर्क था, अपने मंगोल, कहीं ना कहीं ये मंगोल था, मंगोल नॉट तुर्क, ये मंगोल था, क्योंकि इसकी जो मम्मी है कुदरत निगार खान और जो इसके पापा थे उमर शेख मिर्जा, दोनों अपने आप को चंगेज खान और तैमूर के वंश से रिलेटेड बताया करते थे। इसका मतलब इसमें भी चंगेज खान और तैमूर लंग का खून दौड़ रहा था बाबर में, इसलिए तो इतनी मारकाट मचा रहा है। इसने देख लिया कि मैं यहां से तो शांत हो गया हूं, लेकिन इधर से मेरे को अब भी खतरा है, अफगानों से, लोदियों से। इसलिए ये 1529 में यहां एक जगह पड़ती है घाघरा, वहां पर खुली चुनौती देता है महमूद लोदी को। देख रहे हो, हर साल युद्ध लड़ रहा है, हर साल युद्ध लड़ रहा है। लड़ना पड़ेगा अगर अपना अस्तित्व बनाना है, तुम्हें अगर एग्जिस्टेंस अपनी दिखानी है, पावरफुल बनना है, तो संघर्ष आपका बहुत ही जोरदार होगा। और हमेशा जितना जोरदार आपका संघर्ष होगा उतनी ही खूबसूरत आपकी मंजिल होगी। ठीक है, अब 1529 में घाघरा में महमूद लोदियों से जब लड़ने जाता है तो लोदी इस पे भारी पड़ जाते हैं, अफगान सारे भारी पड़ जाते हैं, और बाबर जानता है कि यहां पर मेरा लड़ने में फायदा नहीं है, इसलिए बाबर इनसे संधि करके, इनसे समझौते करके वापस लौट जाता है आगरा। और जब बाबर वापस आ रहा होता है तो उसको पता चलता है कि काबुल में विद्रोह हो उठा है, तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए वो दिल्ली से काबुल जाता है, और बीच में जब वो लाहौर होता है तो लाहौर में उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए 1482 में जन्मा वो, और 1530 तक उसका पूरा जीवन युद्ध लड़ने में चला गया। पहले वो अपने आसपास के एरिया से परेशान रहा, और दिल्ली में वो 4 साल रहा, चारों साल उसने युद्ध लड़े, और बड़े बड़े युद्ध लड़े। कितनी उसकी आर्मी मरी, कितना उसका पैसे का घाटा लगा, कितनी बार वो जान से बचा, पूछो मत। लेकिन वही उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय था कि मेरे को कुछ भी हो जाए, भारत में मुगल वंश की स्थापना करनी है। ठीक है, तो बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध किससे लड़ा, इब्राहिम लोदी से। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा से। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से, और 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी से। इसके कौन दो खास तोपची थे, अभी मैंने लिखवाया, उस्ताद अली और मुस्तफा खान। कौन सी नीति से लड़ता था ये, तुलगुमा नीति। कैसी होती थी, सेमी सर्कल, अर्धचंद्रकार। इस नीति को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, अर्ध, आधा, चंद्र, चांद की शेप में, कार, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। देखा ना हमने, सेमी सर्कुलर नीति होती थी इसकी, ऐसे घेरता था सेना को। सामने वाले की सेना सिर्फ ऐसे आ रही है, और ये सेना को इस तरीके से घेरता था। सेना आती थी इधर ऐसे लड़ने, तो सामने वाले सामने मारते थे, ये आके पीछे से मारा करते थे सेना को। इधर इसके तीरंदाज बैठे होते थे, वो भी मारा करते थे, और पीछे हुआ करती थी इसकी तोप, पीछे से आया करती थी तोप। ये इसकी नीति थी युद्ध लड़ने की, जो ये एशिया से सीख के आया था, मध्य एशिया से, जब वहां पर रहा करता था। ठीक है, अब बाबर के बारे में देखो, ये तो हो गया बाबर के बारे में थोड़ा, क्या क्या इसने काम करे, भारत में आके कौन कौन सी उपाधि ली, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, हमने देखा इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, था या नहीं था मित्रों? ओ मित्रों, तो मिर्जा इनकी एक खानदानी उपाधि थी। तो बाबर जब गद्दी पर बैठा था फरगाना के, तो उस समय उसकी जो उपाधि थी वो थी मिर्जा।
लेकिन 1526 में जब वो पानीपत का पहला युद्ध जीता था, तो मैंने तुम्हें बताया अपार धन दौलत लूट के वो काबुल गया था, और काबुल में उसने सबको एक एक चांदी का सिक्का फ्री बंटवाया था। इसलिए उसकी मिर्जा से उपाधि बदल के रख दी गई कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, ये वाला कलंदर, समझ गए? यही वाला वही कलंदर है, मीका सिंह वाला गाना। तो कलंदर की उपाधि किसे दी गई? बाबर। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कलंदर की उपाधि के साथ साथ जब ये राणा सांगा को इसने हराया था, तब इसको उपाधि दी गई गाजी की। गाजी, बहादुर, वीर, महान, ठीक है। तो ये 3 इसकी उपाधि थी। यहां से कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, निर्माण कार्य इसने क्या करा है? इसने भारत में एक नई शैली से बाग बगीचे बनवाने शुरू करे, जिसको बोला गया 4 बाग शैली। कार्यकाल इसका बड़ा छोटा रहा, 1526 से भारत में आया और 1530 में ही निकल लिया। लेकिन भारत में आके इसने 4 बाग शैली की शुरुआत करी। ये क्या है समझो। चौकोर बाग हुआ करते थे। इन बागों के अंदर खेती की जाती थी, फुलवाड़ी है, जो भी है, फल फ्रूट है, सब्जी है, इनके अंदर नाज है, सबको क्या किया जाता था? खेती की जाती थी। लेकिन इनका जो पानी का जो कनेक्शन है, सिंचाई की जो व्यवस्था थी, वो इस तरीके से की जाती थी कि जब मेन नहर में पानी आएगा, ये मेन नहर है मान के चलो, जब मेन नहर में पानी आएगा तो वो अपने आप इस रास्ते से होता हुआ इस बाग को पानी लग जाएगा। हमारी तरह नहीं कि वो स्प्रे लेके सबको सुबह सुबह रोज पानी दे रहे हैं, नहीं। बाबर ने ऐसी 4 बाग शैली से बाग बनवाने शुरू करे, जिसमें जब भी मेन नहर में पानी आया करता था, अपने आप इन बागों को पानी लग जाया करता था। इस शैली को, इस टेक्निक को क्या बोला गया? 4 बाग शैली, जो किसके थ्रू बनाई गई? बाबर, ठीक है। इसी शैली से इसने एक बहुत ही फेमस बाग बनवाया आगरा में, जिसको किस नाम से जाना गया? आराम बाग, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, आराम बाग किसने बनवाया? बाबर ने। कौन सी शैली से बनवाया? 4 बाग शैली। इवन जब ये लाहौर में मरा, इसकी डेथ हुई, तो इसकी बॉडी को ले आके आराम बाग में ही दफनाया गया, क्योंकि लगता था कि इसने आराम बाग बनवाया इतना सुंदर, तो हो सकता है कि इसके लिए बहुत खास जगह रही हो, इसलिए इसको आराम बाग में पहले दफना दिया गया। इसने अपनी एक बहुत खूबसूरत जीवन परिचय लिखा, अपनी एक आत्मकथा लिखी पूरी। उस आत्मकथा में इसने पूरा समझाया कि जिस दिन से ये गद्दी पर बैठा 1530 तक मरते मरते इसके जीवन में कितना संघर्ष रहा, कितनी इसने लड़ाइयां लड़ी, छल कपट से, नीतियों से, सब इसने उसमें डिस्क्राइब किया। और अपनी एक पूरी आत्मकथा पे किताब लिख के गया, जिसको जाना जाता है तुजुक ए बाबरी नाम से। किस नाम से? तुजुक ए बाबरी। तो बाबरी के बारे में डिटेल में अगर कोई अगर कोई किताब हमें बताती है बाबर के बारे में, तो कौन सी बताती है? तुजुक ए बाबरी। इस तुजुक ए बाबरी को ये तुर्की भाषा में लिख के गया था। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। लेकिन हुमायूं जब आया, इसका बेटा, हुमायूं के समय से मुगलों ने भारत में अपनी जो भाषा चुन ली, वो चुन ली फारसी। तो तुर्की भाषा उनको समझ नहीं आती थी, क्योंकि उनको फारसी समझ आती थी। तो जब अकबर आया, तो अकबर ने क्या करा? इस किताब का फारसी में अनुवाद करवाया, क्योंकि उसको फारसी, उस समय मुगलों की मेन भाषा फारसी हो चुकी थी। बाबर के समय मेन भाषा कौन सी थी? तुर्की। अकबर के समय मेन भाषा कौन सी हो चुकी थी? फारसी। तो उसने फारसी में जब तुजुक ए बाबरी का अनुवाद कराया, तो उस किताब का नाम हो गया बाबरनामा। क्या नाम हो गया? बाबरनामा। सेम किताब में दोनों। और इस बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद करा था, वो करा था अब्दुल रहीम ने। अब्दुल रहीम, ये अब्दुल रहीम खाने खाना, आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। संरक्षण थे अकबर के, और अब्दुल रहीम उन्हीं के बेटे थे। ये बाबरनामा। और तो और अब देखिए सबसे बड़ी जो डिबेट है, बाबरी मस्जिद। अपने मरने से 1 साल पहले 1529 में इसने अयोध्या में एक अपने नाम पे मस्जिद बनवानी शुरू करी, जिसको क्या बोला गया? बाबरी मस्जिद। कब शुरू करी थी? 1529 में। और इसके जो वास्तुकार थे, बाबरी मस्जिद का जो डिजाइन बनाया था, वो बनाया था मीर बाकी ने। मीर बाकी। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि बाबरी मस्जिद के वास्तुकार कौन थे? मीर बाकी।
1529 में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। हालांकि 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई। आगे इसके बेटे पड़पोतों ने सबने उसको पूरा किया। ठीक है, ये था बाबर के बारे में फुल लेक्चर। यहां से अब बाबर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।